पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं उधम सिंह नगर से आती है बड़ी खबर, जहां पर आज बाजपुर के सुल्तानपुर कब्जे में एक शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन ने लीगल डॉक्यूमेंट ना दिखा पाने पर मदीना मस्जिद का काम रुकवा दिया। कस्बे में नूरी मस्जिद मौजूद है। जांच में नूरी मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष भी कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए। कमेटी की ओर से प्रशासन को जो डॉक्यूमेंट दिखाया गए वो पंजीकृत दान नामा और अप्रमाणित खतौनी थी। प्रशासन ने मस्जिद में चल रहे धार्मिक शिक्षण कार्य को बंद करा दिया है। साथ ही मस्जिद में लाउडस्पीकर का प्रयोग न करने की भी कड़ी चेतावनी दी है। सुनील नप्रभात और जानकारी देंगे। सुनील नप्रभात, लीगल पेपर नहीं होंगे तो काम कैसे होने दिया जाएगा? अब देखिए, लीगल पेपर नहीं दिखाए गए इस मस्जिद की तरफ से जिसका काम चल रहा था, तो काम रुकवा दिया गया है। लेकिन ये पूरी खबर आप विस्तार से बताइए। इस समय पेपर दिखाने वाला पक्ष क्या कह रहा है और प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है मस्जिद को लेकर? देखिए कंचन, उत्तराखंड में लंबे समय से अभियान चल रहा है कि जो सरकारी जमीनों पर इस तरह के धार्मिक प्रतीक बनाए गए हैं, अतिक्रमण करके बनाए गए हैं, करीब 550 के आसपास जो अवैध अतिक्रमण थे वो ढाए जा चुके हैं। और बाकायदा हर जगह यही बात सामने आई कि कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स इन जो धार्मिक जो प्रतीक थे, जो इनका मैनेजमेंट बॉडी करती है, वो कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए थे। सरकार के सख्त निर्देश है कि ऐसे जहां भी जो भी इंक्रोचमेंट सरकारी भूमि पर है उसको तत्काल प्रभाव से ध्वस्त किया जाए। और इसी क्रम में जब शिकायत मिली बाजपुर के सुल्तानपुर कस्बे से कि वहां पर 2 मस्जिदें हैं, वहां पर लाउडस्पीकर बजता है, धार्मिक शिक्षा वहां पर दी जाती है, तो प्रशासन जब वहां पर पहुंचा तो पहली जो मदीना मस्जिद है, ये मस्जिद ऑलरेडी बनी हुई है लेकिन अपने कैंपस में अतिरिक्त निर्माण कर रही थी। मौके पर तहसीलदार वहां पर पहुंचे, उन्होंने बाकायदा उनके डॉक्यूमेंट्स मांगे लेकिन कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट वहां पर नहीं पाया गया, जिसके बाद इस काम को तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया गया। इसके अलावा नूरी मस्जिद जो ऑलरेडी वहां पर बनी हुई है, इसमें धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है, तो यहाँ पर भी नूरी मस्जिद के भी कोई लीगल डॉक्यूमेंट प्रबंधन कमेटी नहीं दिखा पाई। जो दाननामा था वो अनरजिस्टर्ड था, वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं किया गया था। इसी तरह जो खाता खतौनी थी वो भी रजिस्टर्ड नहीं थी। तो इसके बाद तहसीलदार ने इस मस्जिद को फिलहाल बंद करा दिया है और उनसे प्रबंधन कमेटी को कहा गया है कि यहाँ पर अब किसी भी तरह की गतिविधियां। कितना प्रतिशत इस मस्जिद का काम हो रखा था सुनील नप्रभात, और क्या लाउडस्पीकर का भी अजान के लिए इस्तेमाल किया जाता था यहाँ पर? बिल्कुल कंचन, लगातार धार्मिक शिक्षा यहाँ से दी जाती थी, अजान यहाँ से दी जाती थी। इसके बाद लोगों ने जब इसकी शिकायत की और प्रशासन ने जब वहाँ पर जांच किया तो दोनों जो मस्जिदें हैं उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला जिसके आधार पर उसका स्वामित्व, मालिकाना हक अपना वहाँ पर जता सके। इसके बाद फिलहाल प्रशासन ने दोनों मस्जिदों में काम रुकवा दिया है। वहाँ पर जो गतिविधियां संचालित होती थी उनको। सुनील नप्रभात, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उत्तरकाशी मस्जिद की अब बात करेंगे, जो कि विवाद अब उत्तराखंड हाईकोर्ट में पहुंचा हुआ है, जिस पर आज सुनवाई होगी। देखिए, कोर्ट सुरक्षा को लेकर कोई आदेश दे सकता है। हालांकि पिछली तारीख को सरकार ने कोर्ट में महापंचायत की अनुमति नहीं देने की बात कही थी, लेकिन बाद में शर्तों के साथ महापंचायत को अनुमति दे दी गई थी। इससे पहले हिंदुवादी संगठन ने मस्जिद गिराने को लेकर धमकी दी थी, जिसको लेकर मस्जिद को लीगल बताते हुए मुस्लिम पक्षकार हाईकोर्ट पहुंचा था। अल्पसंख्यक सेवा समिति का कहना है कि मस्जिद के सभी दस्तावेज लीगल हैं। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहने वाले हैं। महाराष्ट्र में आज नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री यहां पर देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे और शाम को मुंबई के आजाद मैदान में ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनी है। वो सरकार विकास को आगे बढ़ाएगी, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाएगी और जो डबल इंजन की पूरे देश के अंदर सरकारें चल रही हैं वहाँ तेज़ गति से विकास आगे बढ़ा है। और इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी अनवरत रूप से विकास आगे बढ़ेगा। सभी ने मिलकर श्री देवेंद्र फडणवीस जी को वहाँ के नेता के रूप में उनका चयन हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में देवेंद्र फडणवीस जी
महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं। खबर देहरादून से, जहां पर पुलिस लाइन में बुधवार कांग्रेस नेता पत्रकारों से भिड़ गए थे और हाथापाई की नौबत आ गई थी। देखिए, इस पूरे मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने खेद जताते हुए कहा कि पूरी घटना पुलिस की एक गलती की वजह से हुई। हमें नहीं पता था कि वहां से कोई कार्यक्रम चल रहा है। जब पुलिस ने हमें पुलिस लेकर गई तब पत्रकारों को लगा कि हम उनका विरोध करने के लिए आए हैं। अब इसी गलतफहमी के चलते ये घटना हुई है। पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का इस्तीफा मांगा है। जिसके लिए मैं पूरा दोष पुलिस प्रशासन को देता हूं। हमेशा की तरह पुलिस गिरफ्तार करके मेरे को और मेरे साथियों को पुलिस लाइन ले गई और जैसा हमेशा होता था, स्टेयर्स में बैठाया जाता था, सीढ़ियों में, और वहीं कार्रवाई होती थी। हमें पता नहीं था कि वहां पत्रकारों का कोई कार्यक्रम चल रहा है और शायद पत्रकारों को भी पता नहीं था कि पुलिस हमको वहां गिरफ्तार करके लेके आई है। पत्रकारों को शायद ये लगा कि हम उनका विरोध करने वहां आए हैं और उसी गहमागहमी में ये पूरी गलतफहमी के कारण ये घटना घटी है, जिसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जिस प्रकार से चौथे स्तंभ पर हमला किया गया, उनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया, मैं ये कह सकता हूं कि लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। कांग्रेस के लोगों को केदारनाथ हार के बाद हर व्यक्ति अपना विरोधी लगने लगा है। अब तो लोकतंत्र के स्तंभों को भी वो प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। मैं नैतिकता के आधार पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से त्यागपत्र की मांग करता हूं। बढ़ते हैं आगे। पूर्व मंत्री प्रीतम सिंह शुक्रवार को मंत्री धन सिंह रावत के घर धरना देंगे। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया है कि 3 महीने से मंत्री धन सिंह मिलने का वक्त नहीं दे रहे हैं। मंत्री और उनका स्टाफ बहानेबाजी कर रहे हैं। प्रीतम सिंह ने कहा है कि शिक्षा स्वास्थ्य का हाल चौपट है और मंत्री विधायक को भी मिलने का वक्त नहीं दे रहे हैं। प्रीतम सिंह ने कहा है कि पहले घर के बाहर धरना दूंगा, फिर मंत्री का घेराव करूंगा और तब भी बात नहीं बनी तो सदन में ये मुद्दा उठाऊंगा। आज भी मैंने सुबह फोन किया तो आज पहले मैंने कल शाम फोन किया तो कल शाम उन्होंने कहा कि सब अभी आधे घंटे में बता रहे हैं। उसके बाद फोन लिया, मैं सुबह फोन किया तो कहने साहब मसूरी चले गए। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि कल मैं सांकेतिक रूप से मंत्री के आवास पर धरने पर बैठूंगा और मंत्री की कार्य प्रणाली तब भी नहीं सुधरी तो मैं इनका घेराव करूंगा और घेराव करने के बाद तब भी ये नहीं सुधरे तो जो सत्र आएगा, सत्र में मैं जो है इनके जो विभागों की कार्य प्रणाली है, मंत्री की जो कार्य प्रणाली है, उसके विरोध में जो है सदन के अंदर अपनी बात रखूंगा। उधर विकास नगर के राजकीय डेयरी फार्म में दिल्ली बेस काम करने वाली महिला ने फार्म की महिला कर्मचारी पर मारपीट और अभद्रता का आरोप लगाया। पीड़ित महिला ने इस मामले में पुलिस से शिकायत की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एकदम से चिपक के वो मेरे साथ हाथापाई करने लगी और फिर हमने थाने में उसकी रिपोर्ट करी और वो कार्रवाई होनी चाहिए। ये प्रकरण है तो इस पे मैं संज्ञान लेते हुए जो संबंध ठेकेदार है उससे बात करी मैंने जो है, और उनके द्वारा जो उनका सुपरवाइजर है तो उसको हटा के और दूसरा सुपरवाइजर रखने की उन्होंने बात कही है। चमोली और पिथौरागढ़ चाइना बॉर्डर लगे हैं, जहां पर 350 किलोमीटर में आर्मी और आईटीबीपी के जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं। देखिए, उच्च हिमालयी क्षेत्र होने के कारण यहां अभी तक बिजली की व्यवस्था नहीं हो सकी थी, लेकिन अब बॉर्डर की 43 पोस्ट पर बिजली पहुंचेगी। यूपीसीएल अब 232 करोड़ की लागत से बॉर्डर पर बिजली पहुंचाएगा, जिसके लिए अलग अलग इलाकों में 4 सब स्टेशन के साथ ही करीब 700 किलोमीटर की बिजली लाइन बिछाई जाएगी। साथ ही 50 से ज्यादा छोटे बड़े ट्रांसफार्मर्स भी इन लाइनों में लगेंगे, जिस पर जल्द काम शुरू होगा और आने वाले 2 से 3 सालों में चाइना के सभी बॉर्डर्स पर बिजली चमकेगी। इसमें पिथौरागढ़ में ये 17 पोस्टें हैं, उत्तरकाशी में करीब 10 पोस्टें हैं और चमोली में 16 पोस्टें। टोटल 43 पोस्ट पे हमारा पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। उसका टेंडर भी हमारा लगभग फाइनल स्टेज में पहुंचा हुआ है। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 232 करोड़ रुपए की है। ये हमारा फाइनल स्टेज में है। यथाशीघ्र इस पर जल्दी ही काम हम कराने जा रहे हैं।
चारधाम यात्रा के बाद अब फाइनली 8 दिसंबर से शीतकालीन धाम की यात्रा शुरू हो जा रही है। और देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाबा केदार के शीतकालीन प्रवास ऊखीमठ में पूजा अर्चना करके यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस पर रिपोर्ट देखिए। लंबे वक्त से जिसकी डिमांड हो रही थी, फाइनली वो होने जा रहा है। सर्दियों वाली चार धाम यात्रा शुरू होने की तारीख का ऐलान हो गया है। 8 दिसंबर से शीतकालीन चार धाम यात्रा शुरू होगी। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित चारों धामों के कपाट बंद होने के बाद डोलियां शीतकालीन पड़ाव पर बने मंदिरों में विराजमान हो जाती हैं, जहां शीतकाल के 6 महीने भी लगातार पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में देश दुनिया के बेहद कम श्रद्धालुओं को इसकी जानकारी है। इसके लिए सरकार अब खुद शीतकालीन यात्रा की पहल करने जा रही है। 7 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे, जहां 8 दिसंबर को बाबा केदार के शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ में पूजा अर्चना के बीच मुख्यमंत्री शीतकालीन यात्रा का विधिवत शुभारंभ करेंगे। इस वर्ष शीतकालीन यात्रा को शुरू करने और अच्छे से प्रचार प्रसार करने के साथ साथ ही सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए थे। उसी क्रम में रुद्रप्रयाग में माननीय मुख्यमंत्री जी का निवास होगा रात्रि प्रवास 7 तारीख को, और 8 तारीख को उनका ऊखीमठ में, जो कि शीतकालीन प्रवास स्थल है बाबा केदारनाथ का, वहां पर दर्शन पूजन का उनका प्रोग्राम है। और साथ ही साथ वहां पर जो आवश्यक तैयारियां की जानी उसके संबंध में बैठक की जानी है। मुख्यमंत्री धामी इसके बाद आने वाले दिनों में अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ चारों धामों के शीतकालीन पड़ावों का भी दर्शन करने जाएंगे। इसके लिए अधिकारियों को शीतकालीन यात्रा पड़ावों तक व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए हैं। मकसद है शीतकालीन यात्रा का प्रचार प्रसार कर उसे प्रमोट करना, ताकि साल भर चार धाम यात्रा चले। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। 8 दिसंबर से शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। वहीं सरकार यात्रा को लेकर लोगों को जागरूक भी कर रही है। देखिए, हंस फाउंडेशन ने भी यात्रा में सहयोग देने का फैसला किया है और हंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन मंगला माता ने कहा है कि हमारा पूरा सहयोग रहेगा, जहां हमारी जरूरत होगी हम तैयार रहेंगे। पता चलेगा, हम लोग जो भी सेवा होगी हम हृदय से उस सेवा को स्वीकार करेंगे, ना जाए। और दर्शन सबको होंगे, ऐसी बात नहीं, दर्शन जहाँ जहाँ भगवान विराज रहे वहाँ वहाँ दर्शन जरूर होंगे, पर अच्छी तरह से अपनी यात्रा करें, शुभ यात्रा। हल्द्वानी में गुरुवार को स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है। लिहाजा इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से या फिर न्यायिक जांच की जाए। स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि स्किल डेवलपमेंट के नाम पर कागजों में फर्जीवाड़ा किया गया है, जबकि जमीन पर बहुत कम युवाओं को ट्रेनिंग दी गई है। जिन्होंने ये घोटाला करा है उनकी सीबीआई जांच हो और उनसे वसूली की जाए, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल का घोटाला है। पूरे उत्तराखंड में कई हजार युवाओं को धोखा मिला है। भाई स्कीमें आती हैं जाती हैं, लेकिन एक भी युवा का रोजगार नहीं मिला। रामनगर में एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक सांप मेंढक को खींच कर ले जा रहा है। दरअसल चूहे और मेंढक सांप के पसंदीदा शिकार है। इस वीडियो में सांप ने मेंढक का शिकार किया है और वो उसे सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहता है, जिससे वो इसे आराम से अपना भोजन बना सके। जिसके लिए हमने ये बताया है लोगों को कि घरों के अंदर सांप और जो क्या नाम है चूहे वगैरह आदि जो घर के अंदर प्रवेश करते हैं उन्हें कैसे रोक करी जाए। नहीं था उन्हीं को देख करके सांप प्रवेश करते हैं घर के अंदर। सांप किसी इंसान के दुश्मन तो है नहीं, तो हमें कोई ऐसा केमिकल या ब्लीचिंग वगैरह डालनी चाहिए जिससे कि बिच्छू क्या नाम चूहे वगैरह हमारे घर के अंदर नहीं आए। आमतौर पर कहीं भी गुलदार या बाग दिखने पर लोग वन विभाग से इन्हें पकड़ने की मांग करने लगते हैं, लेकिन अब देखिए, वन विभाग को पिंजरे लगाने से पहले 1000 बार सोचना होगा। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। हल्द्वानी के करीब वन विभाग के रानीबाग रेस्क्यू सेंटर में मौजूद ये दोनों बाघिन बहनें अब बड़ी हो चली हैं। बचपन में ही अपनी मां से बिछड़ चुकी ये बहनें इस बाड़े में पली बड़ी हैं, वो भी इन वन कर्मियों की देखरेख में।
रेस्क्यू सेंटर में कई ऐसे बाड़े हैं जहां घायल और उम्रदराज बाघ बाघिन और गुलदार हैं। कई बार तो घायल जानवरों का इलाज करने के बाद उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता है, लेकिन कई जानवरों की ऐसी स्थिति नहीं होती कि उन्हें जंगल में छोड़ा जा सके। ऐसे में अब रेस्क्यू सेंटर पूरी तरह से पैक हो चुके हैं और वन विभाग के सामने नई चुनौती आ खड़ी हुई है। भी हमारे रेस्क्यू करके एनिमल्स लाते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, उनको हम लोग यहाँ पे रखते हैं और इसमें से कभी कभी क्या होता है, समय के साथ में जैसे उनका उपचार हो जाता है, जो एनिमल्स ठीक हो जाते हैं तो उनको हम लोग वापस उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ देते हैं। थोड़ा चुनौतीपूर्ण है कि अगर ये संख्या पूरा वहाँ पे ऑक्यूपाइड हो जाता है तो आगे क्या करें। तो उसके लिए अभी हमारे यहाँ पे हल्द्वानी में भी जो जू का एक प्रस्ताव था, तो उसमें एक वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर बनाने का एक प्रस्ताव चल रहा है और उसको बन जाने से भी हमें काफी सुविधा इसमें हो जाएगी। दरअसल वन विभाग ने वाइल्ड लाइफ के रेस्क्यू के लिए अल्मोड़ा, रानीबाग, रामनगर, चिड़ियापुर और देहरादून में सेंटर बनाए हैं, जिसमें टाइगर, लेपर्ड के लिए जहां विशेष बाड़े हैं, वहीं अन्य तरह के जानवरों और चिड़ियाओं के लिए छोटे पिंजरे भी हैं। लेकिन इनमें मौजूद टाइगर और लेपर्ड के ज्यादातर बाड़े फुल हो चुके हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में चलने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन वन विभाग के लिए एक बड़ा सिरदर्द रहने वाले हैं, क्योंकि रेस्क्यू किए जाने वाले जानवरों को आखिर रखा जाए तो कहां? हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उधर रामनगर में साल के पेड़ों पर साल बोरर कीड़े ने अटैक कर दिया है। रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन में इस कीड़े को इसका असर इन पेड़ों में देखा जा सकता है। ये कीड़ा इसके तनों पर अटैक करके पेड़ को कमजोर कर देता है। ऐसे में इसकी रोकथाम बहुत जरूरी हो जाती है। रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन के कोटा रेंज के करीब 2 हेक्टेयर जंगलों में इसका असर दिखाई दे रहा है। वहीं वन विभाग ने देहरादून FRI को इसके बारे में सूचना दी है। वैज्ञानिक जल्द आकर इसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। एक कीट है जो खासतौर से साल के पेड़ों को काफी नुकसान पहुंचाता है और अभी हमने देखा कि रामनगर वन प्रभाग में कुछ पेड़ों पर इसका प्रकोप देखा गया और इसका जो लार्वा है या स्वयं ये जो है इसके तने में घुसकर छेद कर और उसकी सब उसको नसों को काट कर खा जाता है, जिसकी वजह से वो साल के पेड़ सूखने लगे हैं। पहले एक बार 60s या 70s में भी कॉर्बेट में भी हुआ था और ऐसे ही अभी लास्ट ईयर ये यूपी से स्टार्ट हुआ है। पीलीभीत दुधवा के एरिया में साल बोरर के अटैक हुए और उसका शायद उसका परिणाम यहाँ तक आ रहा है अभी। इसको देखते हुए ऑलरेडी हल्द्वानी के एरियाज में भी साल बोरर अटैक आया है, तो हमने ऑलरेडी उसको FRI को लिखे हैं। और बढ़ते आगे आपको बताते हैं, कॉर्बेट में हर साल होने वाली टाइगर गणना जल्द शुरू हो गई और इसके लिए कॉर्बेट प्रशासन ने वन कर्मियों को ट्रेनिंग देने का काम भी शुरू कर दिया है। बिजरानी रेंज के फील्ड स्टाफ को ये ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें उन्हें कैमरा ट्रैप को लगाने और निकालने में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया गया है, जिससे कि गिनती के काम जो किए जाएं उनमें कोई गलती ना हो। प्रशिक्षण हमारे जो विभागीय JRF है उनके द्वारा दिया जा रहा है और किस प्रकार से हमें वाइल्ड लाइफ की गणना करनी, कैमरा ट्रैप को इंस्टॉल करना है, कैसे उसको क्या सावधानियां उसमें बरती जानी है। उधर हरिद्वार के लक्सर में सिंघाड़ा उत्पादकों की आय बढ़ाने के लिए ब्लॉक ऑफिस में एक खास प्लांट लगाया गया है, जिसमें सिंघाड़ा उत्पादक ऑक्सीजन के बाद आटा उत्पादन करके उसे अच्छे दाम में बेच सकेंगे। इस क्षेत्र में करीब 300 बीघा जमीन में सिंघाड़ा उत्पादन होता है। किसानों ने मांग की थी कि दिसंबर के बाद सिंघाड़े की मांग कम हो जाने पर उन्हें बहुत कम दामों पर सिंघाड़ा बेचना पड़ता है, जबकि सिंघाड़े के आटे की मांग काफी रहती है। वो प्रति किलो 30 रुपये प्रति किलो अक्टूबर नवंबर के महीने में मिलता है, मगर उसके बाद दिसंबर जनवरी में देखें तो उसको बहुत कम हो जाती है उसकी आय, 10 रुपये में भी उसको बेचना पड़ता है। तो किसानों का ही सुझाव था कि इसमें अगर हम सिंघाड़े का आटा क्यों ना बनाएं, तो रीप परियोजना से इस पूरी यूनिट को लगाया गया है और इसमें ज़रूर से ज़रूर जो पूरी यूनिट को जो रन करेंगे प्लस जो किसान इसके साथ जुड़े रहेंगे उनकी सभी की आमदनी बढ़ेगी। हिमालय की चोटियों से बर्फ गायब होने से चिंता बढ़ी हुई है। उत्तरकाशी समेत पहाड़ी जिलों के ऊंचे कस्बों से दिखने वाली चोटियां बर्फ के बिना काली नजर आ रही हैं। वहीं ग्लेशियरों पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट देखिए।
उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में ये साल चिंताजनक स्थिति लेकर आया है। चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी जिलों की ऊंची चोटियों से बर्फ गायब है। आमतौर पर इस समय इन चोटियों पर मोटी बर्फ की परत चढ़ी रहती थी, जो ग्लेशियर के लिए चुनाव कवच का काम करती थी। गंगोत्री, हिमालय और यमुनोत्री के पहाड़ अब काले पत्थरों और मिट्टी के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जो ग्लेशियर के लिए खतरनाक हो सकता है। जनपद उत्तरकाशी में दिसंबर का माह शुरू हो गया है, पर जलवायु परिवर्तन का असर उत्तरकाशी में साफ देखा जा सकता है। इस समय यमुना घाटी में हम खड़े हैं, हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह से जो चोटियां बर्फ से लदग ढकी रहती थी वो अब धीरे धीरे वहां पूरी तरह से बर्फ पिघल गई है और जिसका कारण है कि नवंबर और अक्टूबर में बिल्कुल भी बारिश और बर्फबारी ऊपरी वाले क्षेत्रों में नहीं हुई है। बर्फ से ढकी रहने वाली उच्च हिमालय की अधिकांश चोटियां बुग्याल इस बार बर्फ विहीन है। वन विभाग के अधिकारी इसे जलवायु परिवर्तन का सीधा असर बता रहे हैं और भविष्य में इस समस्या को लेकर मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं। ये सभी लोगों को कमर कसनी होगी। ऑलरेडी सरकार की ओर से बहुत एफर्ट हो रहे हैं, जैसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बहुत प्रमोशन हो रहा है। बहुत नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस में राष्ट्र की ओर से बहुत बड़े बड़े टारगेट्स रखे गए हैं, कैसे हमें कार्बन उत्सर्जन कम करना है, और इसी क्रम में कई सारी कार्रवाई हो रही हैं। बहुत तेजी से नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को प्रमोट कर रही है सरकार। आने वाले कुछ दिनों में भी बारिश और बर्फबारी के आसार कम नजर आ रहे हैं। ऐसे में हिमालय में बर्फबारी की देरी और कमी ग्लेशियर के पिघलने की प्रक्रिया को तेज कर सकती है। इसका सीधा असर ग्लेशियर के साथ ग्लेशियर पोषित नदियों पर पड़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। अब आप ये भी जानिए कि पहाड़ों में बारिश बर्फबारी नहीं हो रही है, लेकिन लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। सूखी ठंड से लोग परेशान हैं, तो वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में झरने जम चुके हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। ये तस्वीरें आपके सामने चमोली की ऋषि गंगा की हैं, जहां के आसपास पानी जमा हुआ है। बद्रीनाथ धाम के निकट बहने वाली ऋषि गंगा पूरी तरीके से जम चुकी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी प्रचंड ठंड से परेशान हैं।